नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। आजकल जहां लोग अपने अपने को नहीं पूछ रहे हैं, वहीं सिवान का एक ऐसा युवा है जो लोगों के समाज सेवा में दिन रात लगा रहता है। आज हम मौजूद हैं अमित वेलफेयर ट्रस्ट के सचिव अमित जी के साथ। आज उनसे जानेंगे उनके पूरे जर्नी के बारे में। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। टॉक एनालिसिस की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका ये जर्नी समाज सेवा का कब से स्टार्ट हुआ? 14 वर्ष की अवस्था से 2002 से हम लोग गोपालपुर में ये शुरू किए और 2006 में ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ। उस समय मेरी उम्र 18 वर्ष थी और तब से चल रहा है। आपका प्रेरणादायक कौन है? आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती है कि हम समाज सेवा करें? हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद से आपको प्रेरणा मिलती है। अब तक अमित वेलफेयर ट्रस्ट ने क्या क्या काम किया है? ये हम लोग 2002 में जो शुरुआत किए तो शिक्षा से शुरुआत किए। उसके बाद 2006 में ट्रस्ट बना करके ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद समाज की विविध गतिविधियों जैसे पर्यावरण हो गया, खेलकूद हो गया, महिलाओं का सिलाई कटाई प्रशिक्षण हो गया, स्वरोजगार के लिए अगरबत्ती मोमबत्ती फिनाइल ये सब बनाना हो गया। इस तरीका से समाज का वर्तमान में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हम लोग काम नहीं करते हैं। लगभग सभी क्षेत्रों में अपना काम चलता है। आप ऑक्सीजन बैंक के संस्थापक भी हैं, तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि हमको एक ऑक्सीजन बैंक की स्थापना करनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑक्सीजन बैंक का जब हम लोग शुरुआत किए तो हमने पटना में देखा है कि ऑक्सीजन बैंक है, तो हमको लगा कि सिवान में भी एक ऑक्सीजन बैंक होना चाहिए। इसके लिए हमने लोगों को बताया कि सिवान में एक ऑक्सीजन बैंक की स्थापना हो। बाद में उसके जो पूरी मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो हुई, वो सिवान के लोगों का आर्थिक सहयोग रहा और ऑक्सीजन बैंक हम लोगों ने शुरू किया। और जब हम लोगों ने शुरू किया तब उस समय उसका उपयोग नहीं था। हम लोग बहुत दिनों तक लगभग 7-8 महीना तक ऑक्सीजन सिलेंडर उसी तरह रखा रहा। और बाद में जब कोविड-19 का दौर आया तो उसका जब हम लोग जो रिस्पॉन्स मिला और लोगों का जो सहयोग मिला और हम लोगों ने एक टीम वर्क के साथ जो सबका सहयोग किया, वो बहुत ही, आज हम लोग उस स्थिति को जब सोचते हैं तो अपने आप में एक लगता है कि बहुत बड़ा काम हम लोग के द्वारा किया गया। आप अपने ट्रस्ट के द्वारा कई लोगों का मुफ्त मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी कराते हैं, तो ये आप फ्री में कराते हैं या पैसा लेके कराते हैं? नहीं नहीं, उसका 1 रुपया शुल्क नहीं लगता है। मोतियाबिंद पीड़ित जो भी मरीज है उसका निःशुल्क ऑपरेशन, चश्मा, दवा, लेंस, खाने रहने की सब कुछ व्यवस्था फ्री है। उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। और अब तक हम लोगों ने लगभग 8,000 से अधिक लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है। आप पशु कल्याण अधिकारी भी हैं, तो जो आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन आवारा पशु बढ़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? सबसे पहली बात कि पशु आवारा नहीं होते, बेसहारा होते हैं, उसको सहारे की आवश्यकता है। तो मानवीय संवेदना जब धीरे धीरे आज जग रही है, जो दिल्ली है, मुंबई है, वहाँ पशुओं के प्रति लोगों का लगाव बहुत ज्यादा है। यहाँ भी धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ भी जिले के अनेक जगह से रात में 12 बजे करीब में भी फोन आ जाता है कि यहाँ ये पशु की स्थिति इस परिस्थिति में है। तो पशु बेसहारा है, उनको सहारे की आवश्यकता है। लोगों का लगाव जन जागरूकता का विषय है। देख सकते हैं कि सिवान का जो आपका गौशाला है बहुत ही दयनीय स्थिति में है, तो इस पे आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? ये गौशाला समाज और सरकार दोनों के सहयोग से चलता है। तो सरकार का उदासीन रवैया है और समाज भी उसके प्रति उतना जागरूक नहीं है। समाज में भी जागरूकता की आवश्यकता है और समाज जब जागरूक होगा तो सरकार और जो जनप्रतिनिधि है उनके स्वाभाविक है कि वो उस पर ध्यान देंगे। तो इसके लिए एक जन जागरूकता का सबसे पहले आवश्यकता है। लोगों के अंदर इसके प्रति रुचि बढ़े और लोगों को लगे कि सिवान में एक गौशाला है जिसकी व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, तो हो जाएगा। नहीं, देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है, वो कहती है कि गाय हमारी माता है, मगर जो अब स्थिति है सिवान के गौशाला की, वो बहुत ही दयनीय है और इस पे बहुत राजनीति होती है गाय पे, मगर इसकी स्थिति अभी तक सुधार नहीं हो पा रही है। तो क्या लगता है कि गाय जो माता का माता कहा जाता है उनको, वो केवल एक राजनीतिक जो राजनीतिक विचारधारा है उसी पे टिका हुआ है?
देखिए, जो गाय विषय है वो भारतीय संस्कृति से जुड़ा है। उसका एक आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व है। और राजनीतिक पार्टी तो कोई भी राजनीतिक पार्टी इसकी समस्या का समाधान नहीं कर सकती। नेता, नीति, पार्टी, पॉलिटिक्स हर समस्या का समाधान जन जागरूकता से होता है। तो जन जागरूकता अगर बढ़ेगा तो कोई भी पार्टी चाहेगी कि उसको भुनाने के लिए, उस पे बहस करके उसको अपने पक्ष में लेने के लिए कार्य करती है। तो वर्तमान में जो गाय की दशा है, वो आर्थिक रूप से लोगों को उसका जो संरचना है, उसका जो कंसेप्ट है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और उस तरीका से सरकार उस व्यवस्था को विकसित नहीं कर रही है जिससे कि किसानों को गाय के माध्यम से, पशुधन के माध्यम से आर्थिक लाभ ज्यादा हो। आप देखते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल भी है, वहां भी लोगों का पहुंचना, सरकारी अस्पताल, पशु अस्पताल है, लोग वहां नहीं पहुंच पाते हैं, उनका उनसे जुड़ाव नहीं है। तो जब तक किसान जो है उनका पशु अस्पताल से जुड़ाव नहीं होगा, सरकार की व्यवस्थाओं से जुड़ाव नहीं होगा, सरकार की जो योजना है वो वहां तक नहीं पहुंचेंगी, तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी। आपके द्वारा एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, न्याय द्वार। ये न्याय द्वार क्या है? न्याय द्वार हम लोग हाल फिलहाल में ही शुरू किए हैं। इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो कानून की प्रक्रियाओं से दूर हैं, उनको समझ के अभाव में, या जो उसका एक अंग्रेजी का सिस्टम है, उस व्यवस्था, उसकी एक अलग संरचना है, वकील ही आपके बातों को कोर्ट में रखेंगे, इस तरीका से बहुत पेचीदा वो एक प्रोसेस है। उसको हम लोग सुलभ बनाने के लिए, आम आदमी के लिए और सामान्य लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए, गरीब वर्ग के लोग न्याय से दूर नहीं हो, उनको न्याय मिले, इसके लिए हम लोग न्याय द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम लोग जिला कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील लोगों से संपर्क करके, उनको जोड़ करके, और ऐसे लोगों को निःशुल्क परामर्श, निःशुल्क केस लड़ने, जो फी होता है वकील का जो शुल्क होता है उसको भी वो न लें, और गरीब जो लोग हैं उनका निःशुल्क बहस करें। इस तरीका से हम लोग न्याय द्वार के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। यानी आप भी मान रहे हैं जो भारत की संविधान है और जो न्यायिक प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल है। देखिए, न्याय प्रक्रिया तो जटिल है ही। भारत का जो संविधान है बहुत अच्छा है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये नहीं लगना चाहिए कि न्याय के अभाव में हमारी बात, माने हमको न्याय नहीं मिला। तो न्याय प्रक्रिया जटिल है, इसको सुलभ बनाना हम सबका कर्तव्य है। हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। बात करें दिल्ली या बिहार की और सिवान की, तो प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और लोग इससे बीमार होते जा रहे हैं। तो आपके ट्रस्ट द्वारा इस पर क्या किया जा रहा है? हम लोग 2006 से पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी गतिविधियों को, पेड़ लगाना, लोगों को इस विषय में जागरूक करना, हर विद्यालय, सरकारी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय, कोचिंग संस्थानों में जा करके पर्यावरण के प्रति जागरूकता करना, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने का प्रयास हम लोग करते हैं। लेकिन अब जल प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, ध्वनि प्रदूषण, और समाज में भी एक प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। इसको कंट्रोल, देखिए, सारी जो सामाजिक लोगों के पास अगर आप जाइएगा तो वहां जन जागरूकता का विषय आता है। पर्यावरण भी जन जागरूकता का विषय है। पर्यावरण के प्रति लोगों को लगाव हो, लोग जुड़े, और स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जब पर्यावरण से जुड़ जाएंगे, वृक्षारोपण से जुड़ेंगे, और उनको लगेगा कि जल में माने अनावश्यक चीज नहीं डालना चाहिए, नदी में अनावश्यक चीज नहीं डालना चाहिए, तो वहां से शुरू होता है। और तब जाके ये भारत की प्राचीन यही शिक्षा पद्धति थी, प्राचीन संस्कृति सभ्यता भी यही थी। ये जन जागरूकता का विषय है, हम लोग इस पे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सामूहिक किसी संस्था और व्यक्ति के प्रयास से ये सारी समस्याओं का समाधान नहीं होता। समाज को सामूहिक रूप से इन सारी समस्याओं के साथ लड़ना पड़ेगा। और समाज सामूहिक रूप से कब लड़ेगा? जब जन जागरूकता होगा, लोगों के प्रति, लोगों को समाज के प्रति रुचि बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति सहयोग करने की भावना बढ़ेगी, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनने का, एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ने की जब ललक होगी, तब जाके सारी समस्याओं का समाधान होगा। देखा जा रहा है कि सरकार प्लास्टिक बैन की है, फिर भी धड़ल्ले से मार्केट में प्लास्टिक मिल रहा है। तो क्या लगता है, सरकार केवल दिखावे के लिए बैन की है प्लास्टिक? कि सरकार तो शराब भी बंद की है, लेकिन सबको जानता है क्या स्थिति है। तो सरकार बैन की है, बहुत अच्छा प्रयास है सरकार का, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि सरकार का प्रयास सकारात्मक नहीं है। लेकिन प्लास्टिक का उपयोग हम लोग फैशन में करते हैं। हम लोग बहुत दिन प्लास्टिक थैली के उपयोग के विरोध में भी हम लोग अभियान चलाए। तो
हम लोग एक फैशन बन गया है कि झोला लेके हम बाजार में नहीं जाएंगे। हम झोला लेके जब जाना शुरू कर देंगे तो प्लास्टिक का उपयोग हम स्वतः कम करने लगेंगे। हम लोग का बाजार में जाएंगे तो कुछ भी खरीदना हो तो हम लोग चाहते हैं कि वो प्लास्टिक के थैली में ही मिले। तो सरकार का प्रयास तो सराहनीय है, लेकिन इस पे प्रशासन को और मुस्तैदी से काम करना होगा। शराबबंदी से आपने एक बात याद दिला दिया। शराबबंदी होने के कारण देखा जा रहा है कि स्माइकर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिनके कारण नए नए अपराध जन्म ले रहे हैं, छिनतई चोरी हो रहा है। तो इस पे आपके ट्रस्ट द्वारा क्या किया जा रहा है? कैसे लोगों को नशा मुक्ति से बचाया जा रहा है? देखिए, स्माइकर की जो समस्या आपने बताया, वास्तव में ये बहुत तेजी से बढ़ रही है युवाओं के बीच। अभी हम लोग इस पे तो कोई सार्थक प्रयास हम अपने द्वारा या अपने ट्रस्ट के द्वारा नहीं किए हैं, लेकिन इस पे लोगों को नशा का शिकार युवा नहीं हो, युवा सकारात्मक गतिविधियों में लगे, रचनात्मक गतिविधियों में लगे, ये आवश्यक है। और एक बहुत गंभीर समस्या बनते जा रही है समाज के लिए स्माइकर वाला। जिस तरह पंजाब में उड़ता पंजाब बना था, क्या आपको लग रहा है कि बिहार उड़ता बिहार बनने जा रहा है? हाँ, सावधानी नहीं बरता जाएगा, इस क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये तो स्वाभाविक चीज है। युवा को सही मार्गदर्शन जब नहीं मिलेगा, युवाओं के आदर्श समाज में नहीं उभर के आएंगे, लोगों का अपना जीवन आदर्श के रूप में उपस्थित करना होगा, तब जाके ऐसे समस्याओं का समाधान हो सकता है।